नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देश दुनिया में। आप सभी को, सभी हिंदुस्तान वासियों को ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत बधाई। हमने पहलगाम में मारे गए अपने लोगों का बदला ले लिया है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को और आतंकवादी ठिकानों को समाप्त किया है। इस परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे निहत्थे लोगों की जान ली गई थी, हमने उसका बदला बड़े शान से लिया है, ठोक बजा के लिया है, बता के लिया है। उस परिप्रेक्ष्य में आजकल एक बात जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, तो मैं बताऊंगा हाँ, बिल्कुल होंगे। सवाल ये है ही नहीं कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या नहीं, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और बिल्कुल होंगे। सवाल ये है कि कितने टुकड़े होंगे, और सही सवाल का सही जवाब है कम से कम 4 टुकड़े होंगे। कम से कम 4। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हुआ तो ये 4 से ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, ये संख्या कम से कम 6 पहुँच सकती है। लेकिन जो 90% चांसेज हैं कि ये पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, वो होगा बलूचिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा, दूसरा होगा सिंध जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा, तीसरा होगा पंजाब जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा, और चौथा होगा खैबर पख्तूनख्वा जो शायद अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन जाए या कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का बनेगा और चौथा इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। अच्छा, आप लोग सरप्राइज हैं कि मैंने पीओके का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे विदाउट इफ़ एंड बट। किसी भी तरीके से वो हिंदुस्तान का पार्ट है और हम लेकर रहेंगे। इन दहशतगर्दों से अपने मुल्क को हम बचाएंगे और वो हमारे कश्मीर का हिस्सा है और उसे हम निश्चित रूप से लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि वो क्या परिस्थितियां हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा जैसा मैंने बताया है वो बलूचिस्तान है। तो सवाल ये है कि आखिर बलूच क्यों चाहते हैं स्वतंत्र बलूचिस्तान, पाकिस्तान से अलग होना क्यों चाहते हैं? अच्छे खासे तो पाकिस्तान का हिस्सा है, क्यों अलग होना चाहते हैं? तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ। यह सवाल पाकिस्तान की सबसे ज्वलंत आंतरिक समस्याओं में से एक है। बलूचिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों पर आधारित है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। इसलिए मैंने इसको टॉपिक वाइज बता दिया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भागों में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब बलूचिस्तान के शासक खान ऑफ कलात कहा जाता था उनको, ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सेना के बल पर अपने में मिला लिया। बलूच राष्ट्रवादियों के अनुसार यह एक जबरन अधिग्रहण था जिसे वे आज भी नहीं मानते। दूसरा कारण है आर्थिक दोहन। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन संपन्न राज्य है। गैस हो जाए, तांबा हो जाए, सोना हो जाए, कोयला हो, ये सब वहाँ पे बहुतायतें मिलती है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब राज्य भी है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे वहाँ एक है सुई गैस फील्ड जिससे पाकिस्तान के अन्य हिस्से रोशन हैं। वहाँ से गैस लेकर के सारा पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पंजाब एकदम चौंधिया रहा है, जबकि वहीं की खुद बलूच जनता को पर्याप्त गैस नहीं मिलता है। बलूच नेताओं का आरोप है कि इस्लामाबाद केवल संसाधन लूट रहा है, विकास नहीं दे रहा है, केवल दोहन हो रहा है बलूचिस्तान का। तीसरे कारण पे आते हैं, राजनीतिक उपेक्षा और दमन। बलूचिस्तान में बार बार सेना तैनात की गई और लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाया गया। जो भी वहाँ नेता उभरता है उसको सीधे गायब कर दिया जाता है, उनका कोई अता पता नहीं चलता है। पाकिस्तान की सेना में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये आतंकवादियों का एक गुट है जो सीधे अपहरण करती है और मार करके कहीं दफना देती है। इतना बर्बर
मानव इतिहास में शायद ही कोई सेना हुई हो, क्योंकि जब आप 1950 से देखेंगे तो करीब 70 सालों से इनका बर्बरतापूर्ण व्यवहार चल रहा है। लोकतंत्र के आड़ में ये एक कुशासन का अद्भुत नंगा नाच है। बलूच नेताओं, छात्रों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसलिए इसके जवाब में BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य सशस्त्र समूह उभरे हैं। ये कभी उनका ट्रेन हाईजैक कर लेते, अभी कुछ दिनों की बात है, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली इन्होंने। दुनिया में ऐसा कोई देश है जिसका ट्रेन हाईजैक हो जाता है? एरोप्लेन हाईजैक हो जाएगा, उसको कहीं से कहीं ले जाएंगे। बस हाईजैक हो जाएगा, उसको कहीं से कहीं ले जाएंगे। लेकिन ट्रेन तो पटरी पे ही चलती है, उसको कहाँ से ले जाएंगे? इवन शिप भी हाईजैक कर सकते हैं, लेकिन इनकी ट्रेन तक हाईजैक हो जाती है। उनकी औकात नहीं है कि वो जा करके उसको छुड़ा लें। और जब छुड़ाने जाते हैं तो इनके सारे सैनिक मारे जाते हैं, और जिनको छुड़ाने जाते हैं वो भी सारे मारे जाते हैं, सारे बंधक। ये ऐसा थू है पाकिस्तानी सेना पे और पाकिस्तान पे। चलिए, चौथा कारण है सांस्कृतिक और भाषाई पहचान पर हमला। बलूच संस्कृति, भाषा और इतिहास को दबाकर एक रूपी इस्लामी पाकिस्तान पहचान थोपी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक है, सब लोग एक ही भाषा बोले, एक ही जैसा पहने। अरे, सेम रूल नॉट फिट्स ऑल। ये इतना छोटा कंट्री नहीं है, यूरोप का बाल्कन स्टेट नहीं है, फिनलैंड, नॉर्वे जैसा, जहाँ पे आप सब कुछ है सो थोप दोगे, एक जैसा चलेगा। ये बिल्कुल बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। प्राचीन इतिहास में आपने देखा है कि कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने दाढ़ी की लंबाई नियत कर दी थी, पैजामे की ढिलाई नियत कर दी थी कि इतना बड़ा पैजामा होगा, इसकी लंबाई इतनी होगी, इतनी ढिलाई होगी। दाढ़ी की लंबाई से ज़्यादा होगा तो फाइन पड़ेगा। ठीक वैसा ही व्यवहार है कि ये सब कुछ एक रूल से चलाना चाहते हैं। ये सेम रूल फिट्स फॉर ऑल, तो जो बंदर है वो तैरने में नहीं जीतेगा, और मछली है सो पेड़ की चढ़ने में नहीं जीतेगा। तो मछली को भी है सो आप पेड़ पे चढ़ा के देखेंगे, नहीं तो विनर घोषित नहीं करेंगे, और बंदर को है सो पानी में तैरा कर देखेंगे। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कोई हो ही नहीं सकती। अगला कारण है मानवाधिकार का उल्लंघन। हजारों बलूच नागरिक लापता हैं। परिजनों का दावा है कि उन्हें ISI और सेना द्वारा उठाया गया है। फर्जी मुठभेड़ों, कब्रों और टॉर्चर की घटनाएं सामने आती रहती हैं। नए नए कब्रें मिलते रहते हैं जिसमें हजारों कंकाल मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक बलूचिस्तान में एक बड़ा सा कब्रगाह मिला था जिसमें ढेर सारे वो कंकाल मिले थे। कहा जाता है कि वो जो वहाँ के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहाँ के नेता, लोकल नेता, कार्यकर्ता, उनके सब उसी में दफनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पर चिंता जताई है। अगला कारण है CPEC और गवादर का विरोध। CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। CPEC और गवादर बंदरगाह की परियोजनाएं बलूचिस्तान में चल रही है। बलूच लोगों का कहना है उनसे बिना पूछे परियोजनाएं लागू की गई, उन्हें न रोजगार मिला न हक। चीन और पाकिस्तानी सेना इन परियोजनाओं की आड़ में जनसंख्या परिवर्तन और सैन्य कब्जा कर रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है ये बलूचिस्तान, जब आप नक्शे पे देखेंगे तो बलूचिस्तान के आर पार गया है CPEC, लेकिन वहाँ की इसकी आड़ में कहीं और की जनता लाकर बलूचिस्तान बसाते हैं ताकि यहाँ का जनसंख्या का अनुपात चेंज हो जाए और ये अपने लोगों को वहाँ बसा दें। खासकर इनका दावा है कि पंजाबी मूल के लोगों को बसा दें ताकि ये उनके पक्ष में रहें और बलूचिस्तानों की स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग दुर्बल पड़ जाए। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग सिर्फ अलगाववाद नहीं है, यह एक न्याय, आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। बलूच जनता को लगता है कि पाकिस्तान का ढांचा उन्हें सिर्फ उपनिवेश बनाकर रखता है, इसलिए उनका भविष्य अब केवल स्वतंत्र बलूचिस्तान में ही सुरक्षित है। मैं बोल रहा हूँ स्वतंत्र बलूचिस्तान, यही बात है सो BLA और तमाम बलूचिस्तान के लोगों की मांग है। आप वहाँ बहुमत संग्रह करा लें, आपको पता चलेगा कि बहुमत की भी यही मांग है। लेकिन यहाँ कहाँ चला जाता है यूनाइटेड नेशंस, कहाँ चले जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, और कहाँ चला जाता है USA, और ये जो स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं यूरोप वाले, वो कहाँ चले जाते हैं? आप बलूचिस्तान में क्यों नहीं जनमत संग्रह की मांग करते हैं? आप दुनिया के हर कोने में मांग करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू दुनिया के दूसरे देशों में आपको आतंकवाद चलाना होता है, अपना हथियार बेचने के लिए छद्म युद्ध चलाना होता है। आज बने कल बने बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन के रहेगा, और यही पाकिस्तान की मर्ज का भी इलाज है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की मर्ज का भी इलाज है, सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों का इलाज नहीं है। पाकिस्तान एज ए मुल्क फैल रहा है, पाकिस्तान टूटेगा तो ही उसके मर्ज का इलाज होगा, वहाँ के लोगों के लिए भी यही अच्छा है। चलिए अगला नया देश जो बनेगा वो है सिंध। अच्छा, बलूचिस्तान में तो समझ में आता है, सिंध के लोग क्यों चाहते हैं स्वतंत्रता, सिंध की स्वतंत्रता की मांग क्यों है, क्यों चाहते हैं स्वतंत्र सिंध राष्ट्र। चलिए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। इसको भी मैंने वही ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों के आधार पर बांटा है, सांस्कृतिक कारणों के आधार पर बांटा है, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा पाऊं। सिंध की स्वतंत्रता की मांग का इतिहास संस्कृति, राजनीति और आर्थिक असंतोष से जुड़ा हुआ है। यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जिसमें सिंधी राष्ट्रीयता की भावना, पाकिस्तान के साथ असहमति और स्थानीय अधिकारों के लिए रक्षा के लिए संघर्ष शामिल है। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे कि क्यों सिंध अपने स्वतंत्र राज्य सिंधु देश की मांग कर रहा है। सिंधु देश याद कीजिए, कभी हमारे हिंदुस्तान का नाम सिंध के नाम पे हिंद पड़ा, क्योंकि अरब्स जब आए तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे हमारा देश था, उनको लगा सिंधु नदी क्रॉस करके वो आए, तो उनका कहना था कि ये सिंध है, लेकिन उनके अरबिक लैंग्वेज में स नहीं होता है, उसकी जगह एच इस्तेमाल होता है, ह, तो वो हिंद हो गया, है ना। चलिए इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। विभाजन और जबरन एकता। विभाजन से पहले सिंध एक स्वतंत्र और समृद्ध क्षेत्र था जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। सिंध अपनी संस्कृति, भाषा और राजनीतिक पहचान के लिए जाना जाता था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंध को जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया, जिसमें सिंधी नागरिकों को यह एहसास हुआ कि उनकी स्वतंत्रता और पहचान को नज़रअंदाज किया गया। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू भारत में चले गए, जबकि मुजाहिर भारत से पाकिस्तान आए लोग सिंध में बसे, जिससे क्षेत्र की जनसंख्यिकी में बदलाव आया। आप समझ सकते हैं, जब दूसरे क्षेत्र के लोग बसेंगे वहाँ पे, तो जब जनसंख्या का अनुपात चेंज होगा तो उनकी मांगें भी चेंज होंगी, उनके डिमांड्स भी चेंज होंगे। बलूचिस्तान के केस में इसीलिए हमने देखा था, क्योंकि बलूचिस्तान में पंजाब मूल के और दूसरे स्टेट से लोग बसाए जा रहे हैं, जिनका बलूचिस्तानी और भीले विरोध कर रहा है। चलिए अगला कारण देखते हैं, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का संकट। सिंध के राष्ट्रीयवादी यह मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार की नीतियाँ सिंधी संस्कृति, भाषा और पहचान के दबाने का काम किया है। पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में लागू किया गया, जिसमें सिंधी भाषा का हक मारने और संस्कृति की उपेक्षा की गई। यह सांस्कृतिक और भाषाई दमन सिंधियों के लिए असंतोष और स्वतंत्रता की भावना को और बढ़ावा देती है। अगला कारण देखते हैं, आर्थिक उपेक्षा। जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी देश के टूटने में होता है वो आर्थिक कारण ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किस तरह का विरोध नहीं होता, उस तरह का विरोध नहीं होता। लेकिन जब आर्थिक रूप से कोई भी कंट्री, कितना भी मजबूत कंट्री क्यों ना हो, कमज़ोर होता है तो वो टूटता है। आपने सोवियत यूनियन के केस में ऐसा देखा है। आर्थिक उपेक्षा। सिंध पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र है, जहां कराची जैसे प्रमुख बंदरगाह, उद्योग और कृषि जैसे कपास, चावल की खेती यहाँ खूब होती है, स्थित है। इसके बावजूद सिंध को आर्थिक रूप से उपेक्षित किया गया है। कराची पाकिस्तान का वित्तीय हब है। अब कराची पोर्ट्स के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिंधी नागरिकों का मानना है कि मुजाहिरों और पंजाबी वर्चस्व के कारण उनका अधिकार दबा दिया गया है। सिंध के संसाधनों का शोषण होता है, जबकि सिंध को आर्थिक लाभ कम मिलता है, जिससे आर्थिक असंतोष बढ़ता जा रहा है। अगला कारण, राजनीतिक हक की कमी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या, लगभग सारे प्रधानमंत्री पंजाब से बनते हैं। क्यों? कभी बलूचिस्तान से ही बनने चाहिए, कभी सिंध से ही बनना चाहिए। हिंदुस्तान में तो अलग अलग स्टेट से बने हैं, ऐसा क्यों होता है भाई? कभी तो बनना चाहिए दूसरे स्टेट का। इसका कारण समझते हैं। सिंध के लोग यह महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में उनका स्थान कमज़ोर है और पंजाबी नेताओं
का भारत विरोधी नीतियों के कारण अधिक प्रभुत्व है। सिंध के राजनीतिक दलों जैसे MQM और जी सिंध क्वामी महाज JSQM ने सिंधियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक तंत्र में सिंध के नेताओं को निर्णय निर्माण में उचित भूमिका नहीं दी जाती है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जल विवाद और पर्यावरणीय संकट। ये अभी तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने सिंधु नदी सिस्टम का है सो जल बंद किया है। चिनाब, झेलम, सिंधु, इनका जल बंद किया पाकिस्तान के लिए। जब पानी की कमी होती है तो सिंध में और ये पंजाब में तो ऐसे ही लड़ाई चल रहा होता है पानी के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जब पानी और कम आएगा तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आप खुद समझिए। तो चलिए देखते हैं जल विवाद और पर्यावरणीय संकट किस तरह है सो सिंध के स्वतंत्र देश की मांग को प्रभावित करता है। सिंध और पंजाब के बीच जल विवाद सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। इंडस नदी, जो सिंधु नदी है, सिंध की प्रमुख जल स्रोत है, लेकिन पंजाब इस जल का बहुत अधिक उपयोग करता है। पंजाब होकर के सिंध पहुंचती है, जिससे सिंध की कृषि और पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। सिंध का दावा है कि पर्याप्त पानी सिंध तक नहीं पहुंच पाता है। उसका बहुत सारा पानी नहरों के माध्यम से पंजाब इस्तेमाल कर लेता है, जिससे जितनी पानी की आवश्यकता सिंध में है उतनी पहुंच नहीं पाती है। इंडस नदी पर नियंत्रण और पानी की कमी सिंध की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रही है। आप समझ सकते हैं कि जब पानी नहीं रहेगी तो कोई कृषि नहीं होगी, और ऐसे ही ये गरीब स्टेट है और गरीब देश है, और जब भी कोई इकोनॉमी या कंट्री गरीब होता है तो वो कृषि पर ही आधारित होता है। तो ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में जब पानी नहीं पहुंचेगा तो कैसे उत्पादन होगा। अगला मुख्य कारण है मानवाधिकार का उल्लंघन। सिंधी एक्टिविस्ट और नेताओं पर पाकिस्तान सरकार द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें बलात्कारी, गिरफ्तारियां, यातना और नागरिकों की गुमशुदगी शामिल है। कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन कई जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो अपने आप को सिंध स्वतंत्र राज्य के स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उन नेताओं को बलात्कार के आरोप में, तो अलग अलग अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है पाकिस्तान सरकार। सिंध के कई नेता का यह आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और सरकारी सिंधी आवाज़ों को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेती है। यहाँ भी वही पुराने हथियार का इस्तेमाल करता लोगों को गायब कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिलती या लाश भी नहीं मिलती। बिल्कुल, कभी कहीं कहीं कब्र मिलते हैं जिसमें सैकड़ों लाशें होती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। सिंध में सैन्य नियंत्रण और राजनीतिक दबाव। सिंध का क्षेत्र लगातार सैन्यीकरण और पाकिस्तान की सेना द्वारा कड़े नियंत्रण का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक संघर्ष ने सिंधियों को महसूस कराया है कि उनके अधिकारों और स्वायत्तता को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लगातार दबाया जा रहा है। इन सब बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि सिंध की स्वतंत्रता की मांग एक गहरी असंतोष और सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दबावों का परिणाम है। सिंध का स्वतंत्र राज्य या सिंधु देश के लिए मांग अब केवल सांस्कृतिक और पहचान के मसले तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह राजनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अधिकारों की गंभीर लड़ाई बन गई है। और यही पाकिस्तान के हक में भी है कि सिंधु देश को आज़ाद कर दे। सिंधु बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएंगे, पंजाब पाकिस्तान बचेगा। तो इस तरह ये पाकिस्तान के हक में कैसे? ऐसे तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ढेर सारी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, और वो उनकी स्थिति है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति है। बलूचिस्तान और सिंध दोनों ऐसे समंदर किनारे हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंडिया के हक में भी है। हमारी गैस पाइपलाइन उनके यहाँ से बेहिचक जाएगी ईरान के लिए, और हम उन्हें पानी नहीं रोकेंगे, हम सिंधु तक पानी जाने देंगे। उसकी नहर बना करके पूरा बालूचिस्तान में पानी जा सकता है, और हम उनका पानी नहीं रोकेंगे, वो हमारा गैस और तेल नहीं रोकेंगे। फिर हम लैंड मार्ग से यहाँ से यूरोप तक जा सकते हैं, इंडिया से यूरोप तक। समझते हैं, ये इंडिया के हक में है।
साथ में पाकिस्तान के हक में ही भी है कि वो सिंधु को आज़ाद कर दे, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी औकात नहीं है। ठीक है, नंगा क्या नहाएगा और नंगा क्या निचोड़ेगा, भिखारिस्तान है पाकिस्तान। जब सिंधु और बलूचिस्तान टूट जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा टूट जाएगा, क्या बच जाएगा? पंजाब। और पंजाब हो जाएगा लैंड लॉक्ड, एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से, दूसरी तरफ से भारत से, तीसरी तरफ से सिंधु से। और तो इस तरह से पूरी तरफ जो लैंड लॉक्ड हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा उसका कश्मीर, हमारे कश्मीर से भी लगेगा हिंदुस्तान की तरफ, तो वो पूरी तरह लैंड लॉक्ड हो जाएगा, तो हम पे डिपेंडेंट हो जाएगा टोटल आयात और निर्यात के लिए, साथ ही पानी के लिए तो डिपेंडेंट है ही। तो सारे टेररिज्म छोड़ करके वो सही के रास्ते पे आ जाएगा, उनको आना पड़ेगा। तो ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सिंधु, बलूचिस्तान और पंजाब सबके हित में है। चलिए देखते हैं अगला देश जो पाकिस्तान से टूट कर बनेगा, वो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा क्यों चाहता है पाकिस्तान से आज़ादी? खैबर पख्तूनख्वा का मतलब ही समझ लीजिए, यह है पश्तून अस्मिता, दमन और अलगाव की कहानी। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक खैबर पख्तूनख्वा केपी ऐतिहासिक रूप से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पश्तून पहचान, संस्कृति और अधिकारों को लेकर लंबे समय से असंतोष पनपता रहा है। हाल के वर्षों में यह असंतोष अलगाववादी विचारधारा की ओर मुड़ रहा है। आइए जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी की मांग क्यों उठ रही है। पहला कारण है पश्तून पहचान और राष्ट्रवाद। खैबर पख्तूनख्वा में बहुसंख्यक पश्तून समुदाय की एक अलग सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान है, जो बिल्कुल पंजाब से अलग है। जो पाकिस्तान का पंजाब है उससे बिल्कुल अलग है। उनका कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन और खान पान अलग है। वो अपने आप को पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान के क्लोज पाते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की सरकार पश्तून भाषा, पश्तो और परंपराओं को दबाने की कोशिश करती है। ग्रेटर पश्तूनिस्तान का विचार लंबे समय से चल रहा है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग देश की कल्पना करता है। इनका मानना है कि जो पश्तून वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा, उसको अगर अफगानिस्तान में मिला जाए तो ग्रेटर पश्तूनिस्तान बन सकता है। अगला कारण डुरंड रेखा और ब्रिटिश कालीन विभाजन एक अलग मुद्दा है जो इसका कारण है। डुरंड लाइन वह सीमा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है, जिससे पश्तून समुदाय एक कृत्रिम औपनिवेशिक विभाजन मानता है। इस सीमा के दोनों ओर रहने वाले पश्तून खुद को एक ही जातीय समुदाय मानते हैं, जिससे एकजुटता की भावना बलवती होती है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों का जब राज था तो अंग्रेजों ने बीच से एक डुरंड रेखा खींच दी, बोले कि उधर तुम्हारा इधर हमारा। लेकिन जब तो दोनों तरफ वो पश्तून जाति के लोग थे, पश्तून समुदाय के लोग ही थे। तो ये ठीक वैसे ही हो गया डिवीजन ऑफ द बर्लिन। जैसे बर्लिन की दीवार टूटी वैसे ही है, आज न कल ये डुरंड रेखा भी हटेगी। सेना का दमन और मानवाधिकार का उल्लंघन भी एक कारण है। पाकिस्तान की आतंक के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ही हुआ है। ड्रोन हमले, सेना की कार्रवाई, लोगों का लापता होना और न्यायिक हत्याएं आम बात हैं। इसी के खिलाफ पश्तून तहज्जुब मूवमेंट, पीटीएम जैसे आंदोलनों ने जन्म लिया, जो मानवाधिकार और सम्मान की बहाली की मांग कर रहे हैं। आर्थिक और विकासात्मक उपेक्षा। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान के अन्य प्रांतों, खासकर पंजाब की तुलना में विकास के मामले में लगातार नज़रअंदाज किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कमज़ोर है, जिससे क्षेत्रीय असमानता की भावना पैदा हुई है। कोई भी स्टेट जब इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर होता है तो वो डिवीज़न की तरफ बढ़ता है। हमने ये यूएसएसआर, दैट मीन्स सोवियत संघ के केस में देखा है कि जब सोवियत संघ इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ तो वो कई टुकड़ों में टूट गया। ऐसे ही दूसरे कई और एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, उदाहरण अवेलेबल हैं। अगला कारण है राजनीतिक हाशिए पर धकेला जाना। खैबर पख्तूनख्वा की राजनीतिक पार्टियां जैसे एएनपी, अवामी नेशनल पार्टी को अक्सर देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी बताया जाता है। केंद्र सरकार का रवैया शीर्ष से नीचे वाला है, जिसमें केपी की आवाज़ को अहम फैसलों में नज़रअंदाज किया जाता है। इनका पॉलिटिकल से है ही नहीं, न पार्लियामेंट में और न कहीं और।
जो भी पाकिस्तान सरकार चाहती है उसको उस पर लाद देती है। एक तरह समझिए पाकिस्तान का उपनिवेश जैसा है, जिसका शोषण करना ही पाकिस्तान का काम है। पाकिस्तान मतलब पंजाब बन के रह गया। अफगानिस्तान से वैचारिक जुड़ाव, ये भी एक कारण है। अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संबंध बहुत मजबूत हैं। अफगान तालिबान के सत्ता में आने और पश्तून राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान ने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपने अस्तित्व और भूमिका पर फिर से सोचने को मजबूर किया है। जैसे जब से तालिबान सत्ता में आए हैं तब से इन्हें लगता है कि इन्हें एक राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई है जिनको सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों कभी न कभी एक थे और एक होने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ही। शांतिपूर्ण आंदोलनों का दमन, पीटीएम जैसे आंदोलन जो केवल संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं उन्हें राज्य विरोधी घोषित कर दिया जाता है। उनके नेताओं को गिरफ्तार, मीडिया प्रतिबंध और प्रदर्शनों पर कार्रवाई जैसे उपायों से कुचला जाता है। जब शांतिपूर्ण आवाज़ों को दबाया जाता है तब अलगाव ही एकमात्र विकल्प के रूप में दिखने लगता है। इन सब बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी की मांग कोई अचानक उठी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दशकों के अन्याय, दमन और उपेक्षा का परिणाम है। अगर पाकिस्तान सरकार समय रहते राजनीतिक विकेंद्रीकरण, सांस्कृतिक सम्मान और मानवाधिकारों की बहाली की ओर ध्यान नहीं देती तो खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान से अलग होना एक वास्तविकता बन सकता है। और इस तरह से जब आप देखेंगे तो बलूचिस्तान, सिंधु देश और खैबर पख्तूनख्वा तीन अलग अलग स्वतंत्र देश बनते हैं। और जब ये तीन देश पाकिस्तान से टूटेंगे तो एक चौथा देश बच जाएगा जो पंजाब बच जाएगा, वो भी एक स्वतंत्र देश बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा स्वतंत्र देश बने या फिर उसका अफगानिस्तान में विलय हो जाए, या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ पार्ट का अफगानिस्तान में विलय हो जाए। तो इस तरह से जब भी पाकिस्तान टूटेगा तो कम से कम 4 हिस्सों में टूटेगा। लेकिन अगर बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हुआ तो हो सकता है कि पाकिस्तान दर्जनों हिस्सों में टूट जाए। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है ये इस धारणा को और ज़्यादा बल देती है कि पाकिस्तान अपने स्टेट्स को नहीं संभाल पाएगा। जब वो अपने नागरिकों को रोजी रोजगार नहीं दे पाएगा तो उसके नागरिक निश्चित रूप से दूसरा विकल्प तलाशेंगे और एक दिन पाकिस्तान टूट करके पंजाब, सिंधु देश, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा 4 स्वतंत्र देश बनेंगे। यह पाकिस्तान के हित में भी है, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हित में तो है ही, साथ ही साथ यह भारत के हित में भी है।